नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 की। 8 नंबर चैप्टर की बात कर रहे थे, क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, इसमें हमने बातें की थी जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व। टोटल हम 17 की बात की थी। वो उनमें से 14 जो थे वो खनिज थे। ठीक है, इसके अलावा 3 की हमने बात की थी खनिज तत्व थे। ठीक है, CH और O। अब हम उन 17 अनिवार्य पोषक तत्वों की डिटेल से बात करेंगे कि वो पादप के अंदर कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके प्राप्त होने का माध्यम क्या होता है और वो किस रूप में प्राप्त होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात उनमें रहेगी उनकी कमी से पादप पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी आवश्यकता पादप को क्यों होती है। इन बातों को हम आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पादप पोषण में अनिवार्य तत्वों की भूमिका, अर्थात पादपों के अंदर जो वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उनमें अनिवार्य तत्व हैं वो क्या भूमिका रखते हैं, अर्थात किस प्रकार उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उस टॉपिक के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो देखिए, पादप पोषण में अनिवार्य तत्वों की भूमिका जो होती है वो 5 महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करती है। पहली जो है, क्योंकि पादप के अंदर कार्य की क्रियाएं जो होती हैं वो इन्हीं पोषण तत्वों के कारण संपन्न होती हैं। जैसे विभिन्न पदार्थों के संगठक के रूप में, किसके रूप में, विभिन्न पदार्थों के संगठक के रूप में पहली भूमिका। दूसरी, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी क्या पारगम्यता की बात की है, जिसमें विलय और विलायक आसानी से आर पार हो सकते हैं, उसकी बात की है। बहुत ही इजी है ये। इसमें से इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 19 मार्च को, उसमें प्रश्न भी आया है इस चैप्टर से, क्योंकि आपका जो ब्लूप्रिंट रहता है वो यूनिट वाइज रहता है, न कि चैप्टर वाइज। तो यूनिट में जो चैप्टर होते हैं उनमें से उतने नंबर के कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद देखिए 3 नंबर, प्राशन दाब का नियंत्रण। जो OP होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर, उसका कंट्रोल जो है वो भी किन के माध्यम से होता है, इन्हीं अनिवार्य पोषक तत्वों के माध्यम से होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई कुछ। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, कौन सा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, इसकी बात हम अगले चैप्टर में करेंगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, और इसमें भी लास्ट में हम बात करेंगे। इसके बाद में भोज्य पदार्थों का संग्रह, जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनका जो कलेक्ट करने की क्षमता होती है वो भी इन्हीं के अंदर होती है। तो अनिवार्य तत्व है कार्य की क्रियाओं में निम्न रूप से क्या है, अपनी भूमिका है वो निभाते हैं। अब हम बात करेंगे उन टोटल 17 अनिवार्य पोषक तत्वों की, जिनको हमने 2 भागों में बांटा था, वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व में हमने संख्या 9 पढ़ी थी और सूक्ष्म पोषक तत्व या गौण पोषक तत्वों में हमने कितनी पढ़ी थी, 8। ठीक है, उन 17 की हम बात करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3, 1, 2, 3, तीनों के साथ ही हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहला है कार्बन। कार्बन का प्रतीक चिन्ह होता है C। ऑक्सीजन जिसका प्रतीक चिन्ह होता है O। इसके बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, H होता है। इन तीनों को C, H और O को अखनिज तत्व कहा जाता है। अखनिज तत्व क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनकी प्राप्ति जो है वो मृदा से न होकर वायुमंडल या जल से होती है। वायुमंडल या किससे होती है, जल से होती है, इसलिए इनको अखनिज तत्व बोला जाता है। जैसे अगर बात करें कार्बन की तो CO2 गैस से हो जाएगी कार्बन की, ऑक्सीजन की भी CO2 से होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जल से H2O, ठीक है, जल से इसकी प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए इनको अखनिज तत्व जो है वो बोला जाता है।
इसके बाद में इनकी अगर बात करें तो इनमें सामान्यतः जो है पौधा उसके अंदर इनकी कमी नहीं होती है, अर्थात ये आवश्यक रूप से पौधों के अंदर उपस्थित जो है वो रहते हैं। इनकी मात्रा जो होती है वो पौधों में क्या होती है, पर्याप्त होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर, 3 हो गए हैं, 4 नंबर बात करेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है N। कुछ वैज्ञानिक लेखकों ने इसको भी एक खनिज तत्व माना था, लेकिन अगर हम बात करें तो वातावरण में नाइट्रोजन आवश्यक रूप से होती है 78%, लेकिन ये सीधे रूप से पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसको मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको हटाकर 3 ही खनिज तत्व जो है वो माने अखनिज तत्व वो माने गए हैं। बाकी जो 14 जो है उनको क्या माना जाता है, खनिज तत्व ही माना जाता है, खनिज तत्व ही माना जाता है। अब देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसकी पादप को सर्वाधिक आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की पादप को क्या होती है, सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इसकी जो प्राप्ति है पादप मिट्टी से करता है, किससे करता है, मृदा से। वो अधिकतर तो NO3- नाइट्रेट से करता है, NO3- या नाइट्रेट बोलते हैं, इससे करता है अधिकतर। अगर हम कमतर माने कि कुछ रूप में ये NO2- या नाइट्राइट से भी कर सकता है। हाँ, ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी आपके एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो NO3- नाइट्रेट अधिकतर रूप से और NO2- नाइट्राइट जो है इसको ये कम रूप से प्राप्त है, जो पौधे हैं वो मिट्टी से इसको प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कभी कभार अपवाद स्वरूप NH4+ अमोनिया आयन के रूप में भी इनको प्राप्त पौधे हैं वो करते हैं। किसके रूप में, अपवाद स्वरूप अमोनिया आयन के रूप में भी करते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन पादप के लिए क्यों आवश्यक है, इसकी सर्वाधिक मात्रा क्यों आवश्यक है पादप के लिए, इसके लिए आपको मैं 3-4 बातें बताता हूँ। पहली बात यह है कि ये सभी जीवित कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। सभी जीवित कोशिकाओं के लिए पोषक तत्व क्या होता है, आवश्यक होता है। दूसरी अगर बात करें तो वर्धिशील जो भी विभोजक उत्तक हैं उनके लिए भी ये आवश्यक होता है। इसके अलावा जो कलिकाएं होती हैं उनके लिए भी आवश्यक होता है। अर्थात बोल सकते हैं पादप के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन अत्यधिक आवश्यक होता है, अर्थात इसकी मात्रा जो है अत्यधिक आवश्यक होती है। अब बात करते हैं इसकी कमी से। इसकी कमी से क्या होगा, अब आपको पता है इसकी कमी रहेगी तो जैसे जंतुओं में किसी विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि की जो कमी होने से रोग हो जाते हैं, वैसे पादपों में भी इन पोषक तत्वों की कमी से क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। वो कौन से हैं, हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन की बात करें क्योंकि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो सामान्य रूप से इनकी न्यूनता पादप के अंदर होती नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, नाइट्रोजन की। इसके बाद में आगे वालों की हम बात करेंगे। नाइट्रोजन की अगर पादप में कमी हो जाती है तो सबसे पहले एक शब्द आता है, पत्तियों के अंदर हरिमाहीनता हो जाती है। क्या हो जाती है, हरिमाहीनता हो जाती है। यह शब्द बार बार आएगा, लगभग हर पोषक तत्व में आएगा। इसका अर्थ होता है पर्णहरित का नष्ट होना। पत्तियों के अंदर किसका, क्लोरोफिल जो होता है, पर्णहरित जो होता है, पर्णहरित का नष्ट होना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हरिमाहीनता हो जाती है जिसके कारण पर्ण के अंदर क्या होता है, गुलाबी रंग के एंथोसाइनिन वर्णक दिखने लगते हैं। कैसे, क्या दिखने लगते हैं, गुलाबी रंग का एंथोसाइनिन वर्णक दिखने लगता है, जिससे जो पत्तियां होती हैं वो गुलाबी रंग की हो जाती हैं। पत्तियां कैसी हो जाती हैं, गुलाबी रंग की हो जाती हैं। किसके कारण, इस हरिमाहीनता के कारण। इसके अलावा इस नाइट्रोजन की सबसे बात करें तो वर्धिशील विभोजक उत्तकों में ये पाया जाता है। तो अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो पादप जो है वो क्या रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं। पादप क्या रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं। पादप जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 5 नंबर बात करते हैं फास्फोरस की। इसकी बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का जो प्रतीक चिन्ह होता है बच्चों, वो क्या होता है, पी होता है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पी होता है। ठीक है, फास्फोरस हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
एंड नाइट्रोजन की बात कर ली। अब पी फास्फोरस की बात करेंगे। देखिए इसका जो मुख्य स्रोत है जहाँ से ये पादपों को प्राप्त होता है वो है मृदा या सोइल, मिट्टी आप बोल सकते हो। इसके माध्यम से ही ये क्या है, इनको प्राप्त होता है। सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है। अब अगर बात करें जड़ जो है इसका अवशोषण, जड़ जो है वो इसका अवशोषण है वो किसके द्वारा, घुलनशील इनऑर्गेनिक फास्फेट आयन अर्थात घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट आयन जैसे H2PO4- और HPO4- के रूप में करती है। किसके रूप में करती है, घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट आयन जैसे कि H2PO4- एंड HPO4- के रूप में इनको जो जड़ है वो अवशोषित करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनके अगर पौधे के अंदर बात करें मात्रा की, पौधे के अंदर अगर इनकी मात्रा की बात करें तो मात्रा जो है वो पौधे के शुष्क भार का मात्र 0.2 और से 0.8% तक की होती है। कितनी होती है, 0.2 से 0.8% तक की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रमुख घटक। प्रमुख घटक की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल, इसके अलावा फास्फोलिपिड है, ठीक है। इसके अलावा NAD, इसका पूरा नाम पूछा हुआ है, फुल फॉर्म क्या होती है NAD की, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होती है, N का हो गया निकोटिनामाइड, A का हो गया एडेनिन, D का हो गया डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा एक शब्द और होता है NADP, ठीक है। NADP का यही होगा, लास्ट में P की जगह फास्फेट लिखेंगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ठीक है। और ATP का आप लोग जानते ही हो, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है। इसका ये क्या होता है, प्रमुख जो है घटक होता है। अब बात करते हैं फास्फोरस की न्यूनता की, कि इसकी कमी से जो प्लांट है वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पौधे जो हैं वो बौने रह जाते हैं। पौधे क्या रह जाते हैं, बौने। वह कैसे हो जाते हैं, जो तने, पत्ती व तने हैं वो कैसे रंग की हो जाती हैं, हरे रंग की हो जाते हैं। पौधे बौने व हरे रंग की पत्ती व तने हो जाते हैं, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो उत्तक क्षय क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण हो जाता है, उत्तक क्षय, उत्तक के आने वाले क्षेत्रों का जो है निर्माण इसमें हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें केबियम की सक्रियता जो है वो कम हो जाती है। केबियम हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, पत्ती की संरचना थी तब। केबियम की सक्रियता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। और हरिमाहीनता तो आपको पता ही है, लगभग पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से फास्फोरस की हमने बात की। इसके बाद देखिए अगला है कैल्शियम की बात करते हैं। 6 नंबर किसकी बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह आप लोगों को पता है ये क्या होता है, Ca होता है, Ca। प्रतीक चिन्ह में पहला अक्षर हम बड़ा लिखते हैं और बाद के अक्षर छोटे लिखते हैं, चाहे 2 या 3 हो, अधिकतर 3 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम की बात करते हैं तो ये पादपों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या है, इसको जो है प्रचुर मात्रा में इसकी आवश्यकता जो है वो होती है। और ये एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, ये कुछ एस्क होते हैं, इनके रूप में मिलता है। इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं तो ये प्रमुख घटक होता है जो कोशिका भित्ति है उसकी मध्य पटलिका, सेल वॉल के अंदर एक पट्टी बनती है मध्य में, ठीक है ना। कोशिका भित्ति के अंदर मध्य में एक पट्टी बनती है, मध्य पटलिका, ठीक है। उसका ये क्या होता है, प्रमुख घटक होता है, कौन, कैल्शियम। इसके बाद बात करते हैं इसकी न्यूनता की। न्यूनता की जब हम बात करते हैं तो कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का प्रमुख घटक होता है, जिससे क्या है, इसकी कमी से लचीलापन समाप्त हो जाएगा। सेल वॉल में जो लचीलापन है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही पत्तियों के आकार विकृत हो जाते हैं, आकार क्या हो जाता है, अटपटा हो जाता है। साथ ही पत्तियों के जो शीर्ष हैं वो झुक जाते हैं, नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। इस कंडीशन को अंकुशित शीर्ष कहा जाता है,
ये आपको याद रखना है। क्या बोला जाता है इसको? अंकुशित शीर्ष बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चों याद आपको रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो हरिमाहीनता तो पाई जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है वो नष्ट हो जाता है, जिसे हरिमाहीनता बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 7 नंबर की जो बात करेंगे क्या है? पोटेशियम। 7 नंबर पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह होता है के। क्या होता है? के। अब पोटेशियम तो पी से शुरू होता है, फिर इसका के क्यों रखा गया? बताओ बच्चों, क्यों रखा गया? क्योंकि के जो है पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है वो होता है केलियम। क्या होता है? केलियम। और इसके प्रथम अक्षर से इसका नाम रखा गया, जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या रखा गया? के रखा गया। इसकी बात करते हैं तो ये मृदा के अंदर विलयशील एवं विनिमय रूपों में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? विलयशील एवं विनिमय रूप में पाया जाता है। इसके साथ ही इसका अवशोषण जो है वो K+ आयन के रूप में होता है या पोटेशियम आयन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ये पॉजिटिव इस पे चार्ज होता है, तो पोटेशियम आयन के रूप में जो पौधे हैं वो इनको ग्रहण करते हैं। ये जो कोशिका द्रव होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव जो होता है उसका ये प्रमुख घटक होता है। इसके साथ ही बात करते हैं इसकी न्यूनता की, कि इसकी कमी होने से कौन कौन से जो है रोग हो जाते हैं या क्या क्या प्रभाव पादप पे पड़ता है। तो सबसे पहले जो परिपक्व पत्तियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं। कौन सी पत्तियां? परिपक्व पत्तियां जो होती हैं वो सबसे पहले प्रभावित होती हैं इससे, और पत्तियां जो हैं वो कुरबरित हो जाती हैं, कटी फटियाँ अलग से हो जाती हैं, ठीक है। तने और तने की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तने की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसके साथ ही इन पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जिनमें पोटेशियम की कमी होती है। क्या हो जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। यह था हमारा पोटेशियम। हमने लास्ट 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर किस किस की बात की है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। NPK होते हैं, इनको पौधों की अधिक उपयोगिता के कारण, पौधों में इनकी क्या है? अधिक उपयोगिता के कारण इनको क्रांतिक तत्व बोला जाता है। क्या है? क्रांतिक तत्व। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पौधों के अंदर इनकी क्या होती है? अत्यधिक उपयोगिता के कारण इनको ये बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में 8 नंबर बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह होता है Mg। क्या होता है? Mg, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये मृदा के अंदर कार्बोनेट MgCO3, ठीक है, तथा डोलोमाइट का है इसका होता है MgCO3 CaCO3, ठीक है। इस रूप में ये पाया जाता है। किसके रूप में? कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 तथा डोलोमाइट MgCO3 CaCO3 के रूप में ये पाया जाता है। इसका जो प्रमुख घटक होता है बात करें तो वो होता है क्लोरोफिल। कौन होता है? हम आगे 10वें चैप्टर में हरित लवण की बात करेंगे तो उसमें क्लोरोफिल की संरचनाओं की भी बात करेंगे, जिसका मुख्य जो है प्रमुख घटक कौन होता है? मैग्नीशियम होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसकी कमी की अगर बात करते हैं, मैग्नीशियम की कमी से जो अंतराशीरीय पत्ती जो होती है उसका अंतराशीरीय जो भाग होता है उसमें क्लोरोफिल की जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है वो नष्ट हो जाता है, अर्थात अंतराशीरीय हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो वर्णक एंथोसाइनिन है उसके निर्माण के कारण इनके ऊपर लाल, पीले, नारंगी धब्बे पत्तियों पर उपस्थित हो जाते हैं। तो इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि पौधे के अंदर मैग्नीशियम की कमी है। किसके द्वारा? लाल, पीले, नारंगी धब्बे अगर पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने बात की 8 पोषक तत्वों की, ठीक है। कल हम बाकी जो बचे हैं 9 उनकी बात करेंगे और जो कुछ विधियाँ दी गई हैं उनकी बात हम करेंगे।